जब अंग्रेज चले गए तो उतना सहज नहीं है। ये अक्षुण्ण देश है, यहाँ का गणतंत्र मिथिला का ही दिया हुआ यहाँ का गणतंत्र है, इसके ऊपर में कोई आस नहीं आएगी। जो लोग कुछ काम नहीं किए उस निकम्मापन को छुपाने के लिए वो डर दिखलाते हैं कि ये आज आ जाएगा, ये हो जाएगा। जनता को हिसाब मांगना चाहिए कि आप जो हमारे बीच में आए हैं 5 साल पहले आपने क्या किया था, उससे 5 साल पहले जब आप थे तो आपने क्या किया था। जब तक जनता वो हिसाब नहीं मानेगी, चुनाव लड़ने से पहले भारत में ये बाध्यता होनी चाहिए कि अपना रिपोर्ट कार्ड हर विधायक को देना पड़ेगा। वो रिपोर्ट कार्ड किसी विधायक का नहीं है। सब लोग केवल हाँक रहे हैं, सब लोग केवल झूठ का पुलिंदा बांट रहे हैं। हम लोग लिखित रूप में जो करेंगे वो लिखित रूप में जनता के बीच में दिए हैं और उसी के ऊपर में हम काम करेंगे। सरकार जो लोगों को हाथ फैलाना सिखा रही है उसे बंद किया जाए। मिथिला के लोग स्वाभिमानी रहे हैं, यहाँ के लोग शाक पात खा करके भी अपनी संस्कृति और संस्कार की रक्षा किए हैं। हम एक सबल मैथिल बने, ये संपूर्ण मिथिला सबल बने, यही एकमात्र हम लोगों का संकल्प है। हमारी पार्टी ने इनको उपयुक्त इसलिए समझा क्योंकि इस इलाके में इनका बचपन बीता है और ये पिछले बार के कैंपेन जो हमारे दो सिंह जी थे और ये प्रभाकर झा जी थे तो इन्होंने ही उसको हैंडल किया था। अभी वो प्रोफेसर हो गए इसलिए वो नहीं लड़ सकते थे, तो 2 साल पहले ही इनको कह दिया गया था जब वो गए थे कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है। और ये लगातार आपने इनकी वक्तृता से सुनी होगी कि इनको एक एक ईंटे से यहाँ का परिचय है और इसीलिए इनको हम सुटेबल कैंडिडेट हम लोग समझे, इसीलिए हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इनको 1 जून को ही टिकट अलॉट कर। इस वक्त हमारी मौजूदगी खजौली विधानसभा में। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से जो खजौली विधानसभा से जो है रत्नेश्वर झा जो है चुनावी मैदान में आदर्श मिथिला पार्टी से और उनको जो है अपार जन समर्थन मिल रहा है। विशेष हम जानने की कोशिश करते हैं जो आदर्श मिथिला पार्टी से जो यहाँ के उम्मीदवार है रत्नेश्वर झा जी से। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। क्या रुझान लग रहा है खजौली विधानसभा का? देखिए, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैं कोई बड़े हुजूम में नहीं जा रहा हूँ। हमारे पीछे किसी बड़े व्यापारी का कोई पैसा लगा हुआ नहीं है। हमारे पीछे कोई भी बड़े जो पावरफुल लोग हैं, ताकत वाले लोग हैं, गुंडा तत्व हैं, वो नहीं है। इसलिए मैं हमेशा निर्भीक रहूंगा। कोई मुझे उपकृत नहीं कर रहा है, कोई गुंडा तत्व मेरे साथ में नहीं है, कोई व्यापारी बड़े पैसा वाला मेरे साथ में नहीं है। मैं अपनी ताकत पे, संगठन की ताकत पे और इस मिट्टी के जो प्यार करने वाले लोग हैं उन लोगों की ताकत पे मैदान में हूं। हम यदि जीत के आते हैं तो हम अपने सारे वादे निभा सकते हैं क्योंकि मैं किसी से भी उपकृत नहीं हूं। जनता विधानसभा की जनता आपको अगर जिताकर भेजती है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? मेरा पहला है जयनगर को जिला बनाओ। मुझे जयनगर को जिला बनाना है। झंझारपुर मांग उठ रही है, उसको भी जिला बनाया। कोई दिक्कत नहीं है, झंझारपुर जिला हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेनीपट्टी जिला हो जाए, 3, 4, 5 जिले तक हो सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ की आबादी है और जितना बड़ा ये जिला का भूभाग है। इसलिए जयनगर को जिला बनाना है, जिसमें मधुआपुर यहाँ आएगा कि नहीं आएगा वो मधुआपुर पर डिपेंड होगा। वैसे रेफरेंडम नहीं होता है किसको कहाँ रखा जाएगा, वो शासन और प्रशासन की अपनी इच्छा होती है। हमारा दूसरा मांग पे जिसमें भारत सरकार काम कर चुकी है वो जयनगर सीतामढ़ी 50 साल की पुरानी रेल लाइन का प्रपोजल है जो आज तक नहीं हुआ था। जयनगर सीतामढ़ी, जयनगर निर्मली वो रेल लाइन बने, जिससे इस क्षेत्र में डिफेंस को भी सुविधा होगी और भारत सरकार का जो सेना का मूवमेंट होता है जम्मू से लेकर के आसाम तक में, उसमें 300 से 350 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और इतना पैसा उसे बचत हो जाएगा कि 10 से 15 सालों में इसके जितने भी कॉस्ट होंगे, लागत मूल्य, वो वहां से वापस देख रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टियां हजारों काफिला लेकर घूमते हैं, खूब पैसे खर्चा कर रहे हैं, मगर रत्नेश्वर झा जी जो है कम खर्चों में कम लोगों के साथ जो है लोग के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है जो खजौली विधानसभा की जनता जो रत्नेश्वर झा के साथ है? जी निश्चित रूप से हमें गणतंत्र में लोगों को समझाना होता है कि मैं क्यों आया हूं, मेरा क्या कार्य योजना है और हम आपको क्या करके देंगे। उसके लिए किसी भी बड़े आवाज की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े काफिले की जरूरत नहीं है। यदि आप 100, 200, 500 गुंडा को लेकर के अपने साथ में एक दहशत फैला करके चुनाव लड़ते हैं, इसका मतलब है कि आपके साथ में कोई असामाजिक तत्व है। और बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, इसका मतलब है कि आपके पीछे कोई व्यापारी वर्ग है जो आपको
हैंडल कर रहा है और जिसके द्वारा आप हैंडल हो रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक जितने भी मिथिला स्नेही लोग हैं, जिनको भी मिथिला मजबूत चाहिए, जिनको खजौली के लिए सपना है, उन तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं और हर लोग हमारा स्वागत कर रहा है कि खजौली को उन्नयन करने वाला, जयनगर परिसर को उन्नयन को सोचने वाला, इस मिथिला माटी के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हमारे बीच में आया है। हम इनके साथ हैं। आदर्श मिथिला पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं 2010 में इस पार्टी के एक संस्थापक सदस्य के रूप में हूं। हम 2010 से इस पार्टी में हैं और तब से हम मिथिला राज्य आंदोलन में लगे हुए हैं और लगातार हम लोग हर चुनाव में और 4-4 उपचुनाव में हम लोग आज तक भाग ले चुके हैं। रत्नेश्वर झा से जानना चाहते हैं खजौली विधानसभा की जनता, जो क्या ये पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं कि और 2010 में डॉक्टर नरेश कुमार सिंह हमारे उम्मीदवार थे। 2015 में डॉक्टर प्रभाकर झा छतौनी हमारे उम्मीदवार थे। फिर 2019 में मैं रत्नेश्वर झा यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार था। 2020 में फिर डॉक्टर नरेश कुमार सिंह हमारा दोबारा उम्मीदवार थे। 2024 में फिर से बबलू गुप्ता आदर्श मिथिला पार्टी के उम्मीदवार थे। झंझारपुर से आप चुनाव लड़ रहे थे, क्या समर्थन, कितना सहयोग मिला था? मैं उस बार हमारे पास में 4-5 उम्मीदवार थे, तो कई फेज में 7 फेज में चुनाव हुए थे, तो मैं भिन्न भिन्न फेज में था और झंझारपुर मेरे लिए नया क्षेत्र था, खजौली मेरा पूरा जाना पहचाना क्षेत्र था, लेकिन बाकी क्षेत्र ठीक था, लेकिन फिर भी हमें मत आया था। 4,500 से 5,000 के बीच में मेरा मत था, लेकिन लोगों में वहां भी उज्ज्वलित हुए और मिथिला की आवाज, मिथिला राज्य की परिकल्पना लोगों तक हमारा पहुंचाने का जो था उसमें हम पूर्ण सफल हुए थे। यहाँ खजौली विधानसभा में बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, जन स्वराज पार्टी है, उसको लेकर ये अक्षुण्ण देश है, यहाँ का गणतंत्र मिथिला का ही दिया हुआ यहाँ का गणतंत्र है, इसके ऊपर में कोई आस नहीं आएगी। जो लोग कुछ काम नहीं किए उस निकम्मापन को छुपाने के लिए वो डर दिखलाते हैं कि ये आज आ जाएगा, ये हो जाएगा। जनता को हिसाब मांगना चाहिए कि आप जो हमारे बीच में आए हैं, 5 साल पहले आपने क्या किया था, उससे 5 साल पहले जब आप थे तो आपने क्या किया था। जब तक जनता वो हिसाब नहीं मानेगी, चुनाव लड़ने से पहले भारत में ये बाध्यता होनी चाहिए कि अपना रिपोर्ट कार्ड हर विधायक को देना पड़ेगा। वो रिपोर्ट कार्ड किसी विधायक का नहीं है, सब लोग केवल हाँक रहे हैं, सब लोग केवल झूठ का पुलिंदा बांट रहे हैं। हम लोग लिखित रूप में जो करेंगे वो लिखित रूप में जनता के बीच में दिए हैं और उसी के ऊपर में हम काम करेंगे। हर जो है पार्टियां मैनिफेस्टो में जो है हम सरकारी नौकरी दे देंगे, 10,000 दे देंगे, 20,000 देंगे, तरह तरह के जो है वादे, चुनावी वादे किए हैं। क्या रत्नेश्वर झा का क्या मैनिफेस्टो है? दूलीपट्टी में पेट्रोल की खुदाई हो रही थी, वो खुदाई आधे पे छोड़ दिया गया क्योंकि उस समय के सरकार को लगी कि ये पेट्रोल बहुत महंगा है। लेकिन आज जो है गोवा दमन दीव के आसपास में एक बहुत बड़ा गैस का रिजर्वायर मिला है, पेट्रोल मिला है जस्ट 2-4-6 महीना पहले। उसी तरह से इस धूलीपट्टी को भी अंत करना चाहिए था कि यहाँ पर कितना पेट्रोल है और उसका परिणाम तो निकलना चाहिए। यदि यहाँ पेट्रोल की मात्रा निकल गई और जमीन के बहुत अंदर है तो हजारों रोजगार, कई हजार रोजगार यहाँ सृजित हो जाएंगे। उसी तरह से जो बरौनी पेट्रोल कैंप हमें नहीं दिया गया, तो जो भारत का पहला पेट्रोल कैंप था, तो वो बन जाता है तो भगवानपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर के नवगछिया तक 300 किलोमीटर में एक केमिकल इंडस्ट्री का हब हो जाएगा जिसमें हजारों लोग आ जाएंगे। यदि सरकारी दफ्तरों में केवल यहाँ के हथकरघा का, कपड़ा का, टेबल क्लॉथ और खिड़की जो है उसका पर्दे बना दिया जाए तो कई हजार लोगों का हथकरघा फिर से चालू हो जाएगा, जो हमारी एक ताकत थी। आपको बता दें कि नेहरू जी या उस समय के बड़े कांग्रेसी नेता सभी लोग केवल मिथिला का ही खादी पहनते थे। आज भी जो खादी को समझने वाला व्यक्ति है वो आज भी मिथिला का ही खादी समझते हैं, लेकिन पटना का एकमात्र उद्देश्य है मिथिला को बर्बाद करना, मिथिला की जो स्रोत है उसको लूटना और पूरे बिहार का जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का 80% भाग केवल पटना खा जाता है, 20% भाग शेष बिहार को मिलता है। हमारे मिथिला को मुश्किल से 5 से 6% भाग आज तक मिलता है। यानी मिथिला को हमेशा ठगने का काम किया है सभी राजनीतिक दल, यानी वादे करते हैं। अभी चुनावी वादा करके गए हैं जो हम रैयाम का चीनी मिल खुलवा देंगे, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री लगा देंगे। क्या लगता है ये सब करेंगे जितने 1990 से तो हम भी देख रहे हैं कि मिलें बंद हो रही है लेकिन एक भी मिलें चालू नहीं है। इसलिए हमने हस्तकरघा की बात की है, हमने हस्तशिल्प की बात की है, हम जो है नए रेल लाइन की बात कर रहे हैं, हम बॉर्डर रोड की बात कर रहे हैं कि चकिया से नरैया जो हाईवे बना है, जो बॉर्डर का है, उसको डिफेंस का साथ दे दिया जाए, जिसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके हाथ में देने के बाद में ये
रेट और चमक जाएगा। यहाँ पे और भी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हम स्कूलों में हॉस्टल की बात करते हैं। एक यदि खजौली के 10 स्कूलों में मान लो 30-40 बड़े हाई स्कूल हैं, तो यदि 10 बड़े हाई स्कूल में जो जहाँ जगह हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और 300 विद्यार्थी का हॉस्टल खोल दिया जाए, तो 10 गुना 300, 3000 विद्यार्थी का हॉस्टल हो जाएगा। 3000 के लिए कितना हमें सब्जी वाला चाहिए, कितना हमें दूध वाला चाहिए, कितना हमें फल फूल वाला चाहिए, कितना हमें मेडिसिन वाला चाहिए, कितना हमें किताब कॉपी वाला चाहिए। आप देखिए कि इस 3000 आदमी के पीछे कम से कम 300 से ऊपर रोजगार सृजन होगा। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है। खजौली विधानसभा की जनता को क्या इस चैनल के माध्यम से अपील करेंगे? मेरा एक ही बात जनता से है कि आप मिथिला को पहचाने, मैथिली शक्ति को पहचाने। यह सरकार का जो उद्देश्य लोगों को निकम्मा बनाना है, सरकार जो लोगों को हाथ फैलाना सिखा रही है, उसे बंद किया जाए। मिथिला के लोग स्वाभिमानी रहे हैं, यहाँ के लोग शाक पात खा करके भी अपनी संस्कृति और संस्कार की रक्षा किए हैं। हम एक सबल मैथिल बने, ये संपूर्ण मिथिला सबल बने, यही एकमात्र हम लोगों का संकल्प है। सबल मैथिली के लिए खड़ा होइए और अपने आत्मगौरव को पहचानिए और मजबूत होइए। निश्चित रूप से एक मिथिला जो हमकी परिकल्पना आदर्श मिथिला पार्टी कर रही है, वो एक सबल मिथिला लोगों को मिलेगी। परिचय दें, क्या नाम हो आपका? मैं डॉक्टर धनाकर ठाकुर और रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश के वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में था। क्या कहना चाहेंगे? रत्नेश्वर झा जी जो है खजौली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं आदर्श मिथिला पार्टी से। हमारी पार्टी ने इनको उपयुक्त इसलिए समझा क्योंकि इस इलाके में इनका बचपन बीता है, और ये पिछले बार के कैंपेन जो हमारे दो सिंह जी थे और ये प्रभाकर झा जी थे, तो इन्होंने ही उसको हैंडल किया था। अभी वो प्रोफेसर हो गए, इसलिए वो नहीं लड़ सकते थे, तो 2 साल पहले ही इनको कह दिया गया था जब वो गए थे कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है। और ये लगातार आपने इनकी वक्तृता से सुनी होगी कि इनको एक एक ईंटे से यहाँ का परिचय है, और इसीलिए इनको हम सुटेबल कैंडिडेट हम लोग समझे, इसीलिए हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इनको 1 जून को ही टिकट अलॉट कर दिया। बिहार में देख रहे हैं जात पात पर खासकर जो वोट लोग गिरा रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को बिहार के बाहर का पता नहीं है वो इस तरह की बात बोलते हैं। बिहार भारत के हर प्रांत में हिंदू का वोट ही नहीं, मुसलमान का वोट भी जात के नाम पर गिरता है। जात पात के रहते हुए भी आखिर जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ से जीता था? उसकी क्या जात थी? इसी मिथिला से, मुजफ्फरपुर से जीता था। मधुलिमय कहाँ से आकर जीता था? बांका से जीता था, इसी मिथिले का था। तो ऐसी बात नहीं है कि जात पात, और जात का भी देखा जाएगा तो इनके जात के यहाँ लोग कम नहीं है। और आज तक उसके ऊपर में लोगों ने, मैं तो जानता हूँ गुलाब चौधरी हमारे मित्र थे, कभी हमको बोलते थे कि आप आवास कुमार चटर्जी और ये लोग एक मतलब माने ममता बनर्जी वगैरह एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। लेकिन हमारा सैद्धांतिक विरोध था, और मैं राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रहा था उस समय में, और बाद में 1992 से मैं क्षेत्रीय स्तर का काम कर रहा हूँ। मैं एक बात आप लोगों को कह सकता हूँ कि आदर्श मिथिला पार्टी ने और इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद ने जो मिथिला का एजेंडा सेट कर दिया है, अगले 50 साल तक कोई भी आदमी उसे आगे नहीं आएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको कहता हूं कि हमने जमुई में एक एटॉमिक पावर प्लांट का डिमांड आज के 15 साल पहले किया है, आज नहीं किया है। आप एयरपोर्ट जो देख रहे हैं यहाँ पर, 2005 में हमने एयरपोर्ट की मांग की थी। मेरा मित्र था सुशील कुमार मोदी, खैर मैंने जब आईआईटी का यहाँ डिमांड बेंगलोर में प्रेजेंटेशन कराया लोगों का, तो नहीं यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। तो मैंने कहा सुशील ये भारत का 3 नंबर का एयरपोर्ट है और सारे एयरपोर्ट खुलने वाले हैं, ये बहाना मत बनाइए। अब नहीं देना हो तो मत दीजिए। जो आईआईटी पटना में चली गई, जो एम्स पटना में चला गया, बाद में दूसरा एम्स यहाँ दरभंगा में दिया गया है। तो लोगों ने ये मान लिया है कि वोट तो हम लेंगे मिथिला से, लेकिन मिथिला को उसका ड्यू नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि जहां मिनरल है वहीं पर होता है। हरियाणा के पास कौन सा मिनरल है हमको बताइए? मुथु रमन का जमशेदपुर में मुझे बोला गया था वहां के मैथिलों ने कि आप अंग्रेजी में उनके सामने में बोलिएगा, और मैंने उस समय टाटा कोरस के चेयरमैन थे, 200 करोड़ रुपया बचा था। वहाँ एक बड़ी मैदान है, वो बहुत बड़ा मैदान है, उसमें मैंने वहां पर कहा था कि जुबली नहीं, दूसरा मैदान है, तो मैंने वहां कहा था उनको कि आप एक नेतरहाट टाइप का स्कूल खोलिए मिथिला में,
और आपको बहुत अच्छा अच्छा आपको टैलेंट मिल जाएगा उस समय में। और ये तो हमारे सेक्रेटरी सब जमीन उमीन मांग रहे हैं, वो तो इतने आदमी आप दीजिए। तो सवाल ये है, और जब मैंने पता लगाया कि वो कहाँ के हैं, तो मैंने स्टेट पूछवाया था, वो लेट आए थे, तब तो मैं कंडक्ट कर रहा था मलखान से एक एमएलए वहां पर अरविंद सिंह, बाद में मिनिस्टर भी हुआ है, उनका चल रहा था। मुझे कहा गया तंजावुर के बारे में, तो मैंने जब तंजावुर के बारे में 4-5 मिनट कहा, तो मुथुरमन ने कहा कि मुझे अपने टाउन के बारे में इतना नहीं मालूम था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वाचस्पति का मैं ग्रामीण हूँ, मधुबनी का, उनकी ओरिजिनल बुक तंजावुर में मैं देखी है। और मुझे घुमा कर ले जाने वाले जो व्यक्ति थे एल गणेशन, अभी उधर आसाम तरफ राज्यपाल से भी मरे हैं, मैंने कॉपी भी मानी। हमारे इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हैं। विद्यापति का मैन्युस्क्रिप्ट चोरी हो गया, रविंद्रनाथ का एक मेडल चोरी हुआ, इतना हंगामा हुआ उसके लिए। लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने हाथ से लिखा, और विद्यापति के मैन्युस्क्रिप्ट को कोई नहीं पता पर चला पाया आज तक। हमारे पास कुछ जो चीज है, मैं छोटी बात कहता हूँ, यहाँ राजराजेश्वर एक मंदिर है, आप वहां पर जाइए, उसके ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको आज तक किसी ने डिसिफर नहीं किया है। तो बलराजगढ़ यहाँ इसी क्षेत्र में बगल में है, आज उसका एक्सकवेशन लोगों ने बंद कर दिया। इन्होंने तेल की बात उठाई, 1992 में हमने छापा है स्मारिका में, 1992 में, कि पूर्णिया बेसिन का, और एक जियोलॉजिस्ट का वो है, जो जियोलॉजिस्ट मर गए, पहला लिख दिया पूर्णिया बेसिन से हो सकता है इसका कनेक्शन हो दिल्ली पट्टी का। यानी खजौली विधानसभा में इस बार लगता है परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो होगा ही। इस बार जो परिवर्तन होगा वो आप समझिए कि जैसे दही जमता है न जोरन, हमारा एक आदमी यदि पहुंच गया, केवल एक आदमी विधानसभा में, यद्यपि हमारे 2 और कैंडिडेट बहुत अच्छा फेयर किए फर्स्ट में, प्रिंसिपल कामेश्वर यादव जी, और वो मधेपुरा से लड़े हैं, टाउन से। मधेपुरा में पिछले बार अरुणाचल प्रदेश से, मतलब लोकसभा के चुनाव में अभी जो हुआ है, 3rd पोजीशन पर मेरा कैंडिडेट था आदर्श मिथिला पार्टी का, 16,500 वोट लाया था सुरेश्वर पोद्दार जी, अरुणाचल में वो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे वहां के। और एक यंग आदमी समस्तीपुर में 4 बार से लड़ रहा है, प्रेमजीत झा। हमारी 2 को इन लोगों ने कैंसिल कर दिया बिना मतलब के, बिहारीगंज और उसमें। और भी यहाँ तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन, आपने भी पैसे की बात उठाई, नौकरी की बात उठाई थी, आप हमको बताइए कि कोई भी सरकार किसी परिवार के लिए क्या केवल परीक्षा करवाएगी क्या? वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है क्या? जब सीजीआई बोलते हैं, आप कैसे किसी को एक परिवार से नौकरी दे सकते हैं साहब? कोई भी नौकरी, चपरासी का दो, या इंजीनियर का दो, डॉक्टर का दो, कोई तो प्रोफॉर्मा होगा, परीक्षा के थ्रू जानी होगी ना, कि सरकारी नौकरी मेरे पॉकेट में मैं दे दूंगा। बिल्कुल चुनावी वादा है। ये लोग चुनावी वादा नहीं है, ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं और डिक्टेटर की तरह बात करते हैं कि हम ही जीतेंगे। इन लोगों की जगह जेल में है, जहां उनके पिताजी जेल में गए थे, और वहीं पर इन लोगों की भी जगह होगी। ये कहते हैं 10वीं पास है, अरे 10वीं जो पास नहीं किया वो पहले का फेल है। और बीजेपी को आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिस बीजेपी का ताराकांत झा और कैलाशपति मिश्रा, डॉक्टर रघुवीर ऐसे लोग सब हुआ करते थे, उसको एक क्रिमिनल मिला, खुद उसका बीजेपी का एक्स मिनिस्टर आर.के. सिंह आईएएस जो है वो बोल रहे हैं यहीं के नाती है, सुपौल के हैं, और हमारे मधुबनी के पास के नाती है। प्रताप भानु वर्मा जी फ्रीडम फाइटर से मैं जाता था। तो बीजेपी को आज कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वो सारे कैंडिडेट को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। मैं अरुण जी को आज से नहीं जानता हूँ, बहुत दिन से जानता हूँ, इन्होंने नाम नहीं लिया, अभी भी हमको मिले थे। मेरी सहानुभूति उनके साथ व्यक्तिगत रूप से है, अच्छे आदमी, हमको बहुत सम्मान करते हैं। रामप्रीत पासवान जी भी मिले, लेकिन इसका मतलब यू हैव डेथ ऑफ कैंडिडेट। और जिस दिन आपने सारे कैंडिडेट को दिया तो 1 in 3 तो स्टैटिस्टिकली उसको हारना है। अब 10 साल का 20 साल का निकाल के रिकॉर्ड देख लीजिए, यही नहीं पूरे भारत का देख लीजिए। इसका माने आप अपनी डिफीट को पहले ही कॉन्सीड कर रहे हैं, और आपके कार्यकर्ता लोग खड़े हो गए बेनीपट्टी में, एक डॉक्टर खड़ा हो गया जा करके, आप देखिए खोज करके। तो अब इसी मधुबनी जिले की बात मैं कहता हूं, तो ये लोग एक लूजिंग बैटल की तरह लड़ रहे हैं। आदमी को नया परिवर्तन आना चाहिए, खजौली को भी परिवर्तन करना चाहिए, और पूरे बिहार में परिवर्तन आना चाहिए। और यदि परिवर्तन आएगा, एक बात जानिए, स्वामी चिन्मयानंद ने एक बार कहा था 1992 में, मैं उनका एक तरह का डिसाइपल भी हूँ, और गीता ज्ञान सर्किल में अब तो मैं भी गीता पर प्रवचन देता हूँ, मेरी गीता है मैथिली में, और शंकराचार्य जी का उस फॉरवर्ड है। उन्होंने कहा था चेंज इज प्रोग्रेस, चेंज यदि है तभी प्रोग्रेस होगा। और मैं जब 12वीं क्लास में पढ़ता था रांची यूनिवर्सिटी में, मेडिकल में मैं टॉपर था, तब मैं दरभंगा आया था, बिहार में मैं 19वां पोजीशन था मेरा। उसमें एक लाइन थी, लव विदाउट क्रिटिसिज्म, लव विदाउट क्रिटिसिज्म ब्रिंग्स स्टैग्नेशन, एंड क्रिटिसिज्म विदाउट लव ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। मुझे तो दुख होता है
अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने हंसाया था। मैं 67 ईस्वी से चुनावी काम करता हूं, भाषण देता था जब बच्चा था तब से इन लोगों को। आज अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, वो जो मिल रहा क्रिमिनल है उसके ऊपर में कहां से कहां ये पार्टी चली गई। वो आत्ममंथन करे, और मेरे विचार से यदि बीजेपी लूज करती है तो अगले लोकसभा में उसके कैंडिडेट अच्छे होंगे और वो उसके लिए अच्छा ही होगा। तो खजौली विधानसभा से जो रत्नेश्वर झा चुनावी मैदान में सुयोग, कर्मठ और क्रांतिकारी लीडर है, और आप देख पा रहे हैं जो हमारे पीछे जितने भी है कहीं ना कहीं ये सब स्कॉलर है और अच्छे जो है पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर सब है, और काफी इनको जो है सभी का समर्थन मिल रहा है। खजौली विधानसभा में इस बार जो है परिवर्तन होकर रहेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए स्टार न्यूज मधु।